नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी के गद्यांश और पद्यांश, और ये दोनों जो मिलकर आते हैं 20 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसमें लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा कि जिससे आप लोगों के जो 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो चलिए हम देखते हैं गद्यांश और पद्यांश। तो सबसे पहले हम गद्यांश देखते हैं। तो गद्यांश में क्या आता है, तो गद्यांश में चलिए देखते हैं। तो गद्यांश में पूछा क्या जाता है, तो ये आप भी बोर्ड एग्जाम में इस तरह लिखा होगा, तो आप इसको अच्छी ढंग से पढ़िएगा। इसी से हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो तो इसी से आंसर आएंगे। तो आप इसमें इसको बढ़िया अच्छे ढंग से समझिएगा और पढ़िएगा। तो इसको चलिए पढ़ते हैं। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले लोग मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, और पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, और जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। तो ये अंडरलाइन हमने क्यों किया है, तो इसी तरह ये अंडरलाइन आएगा तो इसकी व्याख्या करनी होती है। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं, देखते हैं। अगर अब यहाँ पर ये आप लोग इसको जो अच्छी ढंग से पढ़ लेंगे, अगर आप इसको अच्छी ढंग से पढ़ लेंगे तो आपके जो आंसर हैं वो बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो इसमें आप क्वेश्चन किस तरह पूछे जाएंगे, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर बात आती है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो आप लोगों को कुछ यहाँ पर पहचानना होगा। तो हमें यहाँ पर पहचानना क्या है, यहाँ पर ये जो राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पर आप ये राष्ट्र जो आया है तो इस तरह आप इसको पहचान सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप इसको पहचाना जा सकता है। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है हमें। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ के शीर्षक का नाम, यानी कि पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप है, और उसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। जो इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो इस तरह हमारे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो हमने कहा था कि आप इसको अच्छी ढंग से पढ़िएगा तो आपके जो आंसर बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। तो यदि पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह आप यहाँ से इसको उठाकर यहाँ तक ये लिख दीजिए। बस आपका हमारा जो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर तैयार हो जाएगा। इस तरह 2 नंबर आपके इस तरह भी पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला। तो अगला है पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं। तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो इसमें देखिए क्या करते हैं। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो यहाँ पर हमें यही लिखना है, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप संपादित करते हैं। तो इस तरह आप लोगों को लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है चौथा, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसमें चलिए देखते हैं जो ये है। तो इसमें क्या लिखा है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, पृथ्वी मनुष्य जन के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो इस तरह इसको लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो अंडरलाइन आप लोगों को दिख रहा है इसी की व्याख्या करना है, जन के कारण ही। तो इस तरह हमें इसकी व्याख्या करना है। व्याख्या में हमें क्या करना है, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी भी एक माता के समान है, और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी के ही पुत्र है। तो इस तरह हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वहाँ पर इसको ना आप समझ पाए तो आप जो क्वेश्चन आंसर है जो आपने आंसर इसमें से निकाले हैं, बस वही आप लोग इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा।
अगर आपको यहाँ पर इसको कुछ समझ में ना आए तब, तो अगर आप इसको अच्छी ढंग से जानते हैं तो यही लिखिए इसका, यहीं पर इसका जो ये है तो इस प्रकार लिखिए तो अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को फिलहाल के लिए जब एग्जाम में ना समझ में आए तो आप ये जो आंसर लिखे हैं इन सभी को लिखकर इसकी व्याख्या कर दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार गद्यांश में हमारे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और इसकी इम्पोर्टेंट गद्यांश हैं तो वो भी देख लेते हैं। अगला जो ये हमारा अशोक के फूल नामक पाठ से है कि अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता, यहाँ पर सम्यता लग गया, सभ्यता के परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, के रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। तो इस प्रकार ये जो आएगा ये अथवा में आएंगे, लिखना आप लोगों को ये ही, तो ये अथवा में आएंगे, लेकिन आप तैयार करके जाइए, ना कि कोई फंस जाए कि यहाँ पर ये नहीं आया। तो आप तैयार करके जाएंगे तो आपके जो 10 नंबर किसी भी हालत में नहीं छूटेंगे। तो आप इसकी जो क्वेश्चन आंसर है तो आप अशोक के फूल में देखिएगा, तो आप इसके आंसर निकालना तो हम बता ही चुके हैं कि किस तरह हम इसके उत्तर निकालेंगे। तो आप लोगों को इतना तो पता चल ही गया होगा। तो चलिए आप अगला है, अगला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने 3 महत्वपूर्ण रखे हुए हैं, 3 गद्यांश रखे हुए हैं। तो आप इनको अच्छी ढंग से समझ लीजिए और आप इनके आंसर जो दो हमने गद्यांश है आप लोग इनके आंसर उसमें ढूंढ लीजिएगा, तो ना कि वीडियो बड़ा हो जाएगा। हमने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है कि किस तरह गद्यांश में जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे हल करेंगे। तो अगला है, भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है, संस्कृत परंपरा से निःसृता होने पर परिवर्तनशील और गतिशील है, उसकी गति विज्ञान प्रकृति के साथ जोड़ी जाती है, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृत हलचलों को इस तरह हम लिख सकते हैं। तो आप लोगों को इस तरह आएगा, अथवा में ही आएगा, ना कि आपको 3-3 करने होंगे, करना एक ही, तो एक में ही आपके जो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस तरह हम गद्यांश के जो क्वेश्चन आंसर हैं आप उनको हल कर सकते हैं, तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप देखते हैं पद्यांश में। तो अगला हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश है, तो पद्यांश भी 10 अंक का आता है, तो इसमें आप भी 10 अंक बिल्कुल प्राप्त करिए, बिल्कुल आसान से। तो इसमें कुछ नहीं, बस आप लोगों को समझना है कि कैसे कौन सा पाठ हमको याद करना है, कि कैसे उसको समझेंगे किस लेसन का है। तो ये पवन दूत का नामक पाठ से लिया गया है। तो इसमें क्या है, मेरे प्यारे नव जलद से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो इस प्रकार ये राधा बता रही हैं पवन दूतिका से। तो आप इनको सच्ची ढंग से समझिए। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवा रही हैं, तो राधा जो है वो पवन दूतिका, तो राधा पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेशा मैसेज भिजवा रही हैं। और अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो उसमें देखिए आप, इसमें आपको समझ भी सकते हैं, मेरे प्यारे नव जलद नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जलद से नेत्र वाले। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल जैसी नेत्रों वाले हैं। तो उसका बस हमें कृष्ण के सौंदर्य का उल्लेख करना है, तो आप इसका इस तरह उल्लेख करिएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। उनकी मनोदशा यानी कि मानसिक दशा का वर्णन कीजिए कि वो क्या हो रही है, उनकी मानसिक दशा देंगे। तो इसमें आप लोग समझिएगा, मैं रो रो के प्रिय
विरह से बावली हो रही हूँ, बावली यानी पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो ये इसमें यही लिखना है। राधा पवन से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ और मेरी विरह दशा उन्हें सुना देना। तो इस तरह हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाए, उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो उसमें हमने जो बताया क्या, ये पवन दूत का नामक पाठ से लिया गया है। तो शीर्षक का मतलब पाठ का नाम। तो पाठ का नाम है पवन दूत का नामक से पाठ से लिया गया है। और इसके कवि कौन है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके कवि का नाम है अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध या हरिऔंध। तो इस तरह हम इसके लिख सकते हैं। अब इसकी क्या आएगी, रेखांकित अंश की व्याख्या की। और अगला 5वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेखांकित। ये जो हमने रेखा खींची है, आप इनको समझिए, ये रेखा क्यों खींची गई है, इसी अंश की हमें व्याख्या करनी। तो इसमें लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। राधा पवन से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर नहीं आए हैं और वहां से न कोई संदेशा भिजवाया है। तो इस तरह हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो हमारे जो 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने ये लेकर आए हैं। तो आप इनको अच्छी ढंग से रिवीजन करिएगा, ताकि आप लोगों के जो 10 नंबर है वो ना जा पाए कि चले जाएं। और इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं, आप लोगों को बस थोड़ा ध्यान देना है। अगला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैकेयी अनुताप नामक पाठ से है। तो इसमें क्या है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सब या हाय वृद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कह रहे थे कि माता न तो कुमाता हो सकती है, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन इसमें उल्टा हो गया। कैकेयी अनुताप नामक पाठ से लिया गया है। तो कैकेयी की आप तो जानते होंगे, रामायण आपने देखा होगा। तो उसमें यही हुआ था कि माता कुमाता हो गई, लेकिन पुत्र कुपुत्र नहीं हुआ। राम जो थे वो पुत्र पुत्र ही रहे, लेकिन माता जो है वो कैकेयी वो कुमाता हो गई। वही इसमें बताया गया है कि पुत्र पुत्र ही रहे, लेकिन कुमाता हो गई माता। जो माता थी उनकी कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाय मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो इसका आप इस तरह जो आएगा, तो आप इसकी जो क्वेश्चन आंसर है आप उसके देख लीजिएगा, आपके पास मॉडल होगा उसमें देख लीजिएगा। तो हमने इसमें सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए इसमें बताया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, तो आप उसको देख लीजिए। अब अगला है श्रद्धा मनु नामक पाठ से है। घिर रहे थे धुंधराले बाल, अंश अवलंबत मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधि के पास, और मुख पर वह मृद मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अमलान। तो इस प्रकार से आएगा। तो आप उसके जो आंसर हैं आप उनके देख लीजिए, बस आप लोगों के जो 10 नंबर है पक्के हो जाएंगे। इन्हीं 3 में से एक जरूर आएगा, ये अथवा में पूछे जाएंगे। तो आप उनको अच्छी ढंग से समझ लीजिए। तो आप लोगों के जो 10 नंबर है जाने नहीं पाए, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो आप इनकी अच्छी ढंग से तैयारी कर लीजिए। और गद्यांश और पद्यांश 20 नंबर का आता है। तो इस प्रकार हम जो गद्यांश और पद्यांश दोनों को, तो इस प्रकार हम पद्यांश को भी हल कर सकते हैं और गद्यांश को भी हल कर सकते हैं। इसमें कोई भी ताल झमेल तो है नहीं ज़्यादा। तो आप इसमें इस प्रकार जो है आप इसको हल करिएगा, ताकि आपके जो 20 नंबर बिल्कुल आराम से आप लोगों को मिल जाए। आई होप आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश दोनों समझ में आ गए होंगे कि कैसे उनके हम आंसर लिखेंगे। तो आप इनके जो आंसर बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो हमने जो इसमें गद्यांश में भी हमने एक करा दिया और पद्यांश में भी एक करा दिया, और दो जो हमने छोड़ दिए आप इनको मॉडल से देख लीजिए, कॉपी बनाइए, नोटबुक बनाइए, उसमें से देख लीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छी ढंग से देख लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गए हैं। 22 तारीख को आपको
जो है 100 में 100 लाना है, तो आप इनको अच्छी ढंग से समझ लीजिएगा। तो आज ये नौटंकी खत्म हो जाएगी, कल से अच्छी आवाज़ आएगी। तो आप इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।